केमिस्ट्री का जो टॉपिक रहेगा अपना वो फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं जो हैं वो आपका फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। और फर्स्ट पार्ट जो है केमिस्ट्री का यानी आपके दो पार्ट हैं, उसमें 11th में दो पार्ट हैं जो उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है। और मतलब फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 7 पार्ट हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड केमिस्ट्री उसमें भी आपके 7 पार्ट हैं, 7 ही लेसन हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं ये अपन देखेंगे। तो रसायन विज्ञान जनरली क्या है, क्या इसके उपयोग हैं और मतलब दैनिक जीवन में जैसे ये कैसे काम आता है, क्या इसका महत्व है, ये सारे देखेंगे। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन किसी पदार्थ, घटक इत्यादि की संरचना, उनके संगठन एवं उनके रूपांतरण एवं उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। अब देखते हैं रसायन विज्ञान के क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या महत्व है जीवन में अपने। तो रसायन विज्ञान के जो उपयोग हैं, तो पहले अपन रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके मतलब शॉर्ट के अंदर अपन इसके उपयोग लिखेंगे जो आपके काम के होंगे कंपटीशन वाइज और मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी 11th क्लास की तैयारी कर रहे हो आप उसके लिए। देखते हैं रसायन विज्ञान के लिए। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान तो विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ के संगठन, उसकी संरचना, किसी पदार्थ के संगठन, उसकी संरचना, रूपांतरण यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? रूपांतरण कहलाता है। उसके रूपांतरण, उसकी संरचना, रूपांतरण एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ के संगठन, उसकी संरचना, रूपांतरण एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। ये तो हो गई रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब जो अपने रसायन विज्ञान के उपयोग हैं
तो उपयोग क्या क्या है, जैसे दैनिक जीवन में देख लो, जो भी अपन साबुन तेल जैसे काम में लेते हैं, कोलगेट वोलगेट सारे, वो एक प्रकार से केमिकल ही हैं जो अपन काम में ले रहे हैं। इसके अलावा औषधि, स्वास्थ्य औषधि के क्षेत्र में जैसे देखें तो मुख्य उपयोग एक है, जैसे कैंसर के उपचार में जो चीज़ें काम में आती हैं, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल, ये जो दोनों औषधियाँ हैं वो एक प्रकार से केमिकल ही हैं जो अपने को प्राणी औषधि, प्राणी एवं जो भी उसके मतलब वे पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त किया जा सकता है ये औषधि। और एक जो है एड्स के उपचार में जो चीज़ काम में आती है, एजिडोथाइमिडीन नामक औषधि है, AZT उसको शॉर्ट में बोलते हैं, AZT। तो वो भी एड्स के उपचार में जो काम में आती है, AZT एजिडोथाइमिडीन औषधि, वो भी प्राणी एवं पौधों से प्राप्त की जा सकती है। तो ये एक मुख्य उपयोग है जो कंपटीशन वाइज ध्यान में रखना है। इसके जो उपयोग हैं ये अपन लिख लेते हैं। तो रसायन विज्ञान के उपयोग, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रसायन विज्ञान के उपयोग। हाँ, तो रसायन विज्ञान के उपयोग हैं, इनमें आप जैसे एग्ज़ाम में कोई आ जाए तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन जो पॉइंट रहेगा वो आपको एक उपयोग का जो स्वास्थ्य है औषधि के क्षेत्र वाला है वो आपको मैं लिखा देता हूँ। बाकी आप अपने मन से भी लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा वैसे आएगा नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन के दृष्टि से भी और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो एक पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला उपयोग है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में। दूसरा है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। तीसरा जो उपयोग है, तीसरा उपयोग है स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य एवं औषधि स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में ये जो उपयोग है ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो उपयोग है स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में ये अपन लिखेंगे। जैसे पहला है कैंसर के उपचार में, पहला है कैंसर के उपचार, कैंसर के उपचार में। तो इसमें कौन सा लिया जाता है, सिस्प्लेटिन एवं टेक्सोल।
सिसप्लेटिन, सिसप्लेटिन एवं सिसप्लेटिन एवं टेक्सोल, सिसप्लेटिन एवं टेक्सोल नामक औषधि, सिसप्लेटिन एवं टेक्सोल नामक औषधि। नेक्स्ट जो है सेकंड वाला जो है वो सेकंड है एड्स के उपचार में, एड्स के उपचार में, एड्स के उपचार में। पहला हो गया कैंसर के उपचार में, सेकंड हो गया एड्स के उपचार में। इसमें जो औषधि काम में ली जाती है वो AZT, AZT शॉर्ट नेम है AZT। इसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन नामक औषधि। एजिडोथाइमिडीन नामक औषधि। 3 उपयोग हो गए स्वास्थ्य में। चौथा और देख लो, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। अब कृषि के क्षेत्र में कैसे इसका उपयोग होता है वो देख लो। रसायन विज्ञान जो है उसके द्वारा मतलब उसकी सहायता से जो भी उर्वरक हैं, रसायन विज्ञान में जो भी प्रोसीजर्स चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, उनके सहायता से मतलब जैसे यूरिया तैयार किया जाता है तो यूरिया अपने खेती बाड़ी में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के उर्वरक, अच्छे बीज तैयार करने में भी मतलब अच्छे उनके कंडीशन मतलब उनकी जो दशाएं होती हैं वर्षा ऋतु के अनुसार, उनको भी मतलब किस प्रकार से हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर, बीजों के अंदर, उन सब चीज़ों में रासायनिक विज्ञान का योगदान होता है। मेन चीज़ ये है कि उर्वरकों के निर्माण में जो अपन मतलब जिसकी सहायता ली जाती है वो है रसायन विज्ञान। तो इसका कृषि के क्षेत्र में भी एक उपयोग हो गया। उर्वरकों के निर्माण में देख लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो, तो ये 4 उपयोग आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन आए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में किसके उपयोग, रसायन विज्ञान के उपयोग। अब इसके आगे जो टॉपिक होता है वो आपको मैं पहले लिख के बता देता हूँ, फिर अपन उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है आपका इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो है मैटर, द्रव्य। द्रव्य या मैटर, इंग्लिश में बोलते हैं द्रव्य को मैटर, MATTER, द्रव्य या मैटर। क्या होता है द्रव्य या मैटर? अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें, उनमें हम भी आते हैं, खुद जीव जंतु भी आते हैं, पशु भी आते हैं, वो सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती हैं? मैटर या द्रव्य कहलाती हैं। यानी जो स्थान घेरती है, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं।
अब जो मैटर होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है। तो मैटर के जैसे उदाहरण देखें अपन तो कुछ भी देख लो, जाए चाय, चीनी, जल, कॉफ़ी, किताब, जीव जंतु, व्हीकल, पेंसिल, स्टूल, कूलर, कुछ भी है वो सब है द्रव्य, मैटर। मैटर की जो तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की जो विशेषताएं देखेंगे अपन, इसके बाद में ठोस, ये जो द्रव्य है, लिक्विड है, उसकी विशेषताएं, और गैस की विशेषताएं। ठोस, द्रव और गैस की तीनों की विशेषताएं देखेंगे। क्या उनका आयतन, आकार कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है, क्या उनकी शेप साइज फिक्स रहती है, उनके कणों में गति पाई जाती है नहीं पाई जाती है, कौन से में ज़्यादा पाई जाती है, कौन से में कम पाई जाती है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। इसके बाद में जो भी मतलब नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक है, उसमें द्रव्य या मैटर जो होता है उसका स्थूल या बड़े मतलब स्थूल या बड़े स्तर पर उसका वर्गीकरण देखेंगे। हाँ, तो अभी मैटर की जो परिभाषा लिख रहे हैं वो है, जैसे वे समस्त वस्तुएं, वे समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जो स्थान घेरती है एवं एवं जिनका वे समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं एवं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, एवं जिनका द्रव्यमान होता है, कुछ नहीं मतलब द्रव्यमान लिखते हैं डायरेक्ट, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास, जिनका द्रव्यमान या मास होता है, द्रव्यमान या मास होता है, क्या कहलाते हैं, द्रव्य या मैटर कहलाते हैं। द्रव्य कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। अब द्रव्य जो है उसको भौतिक अवस्थाओं के आधार पर मतलब तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो अभी इसके बारे में लिखते हैं। द्रव्य की तीन भौतिक द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है। द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला आ जाएगा ठोस। भौतिक अवस्थाएं मतलब फिजिकल स्टेट्स, यहाँ लिख लेते हैं अपन इंग्लिश में, फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स तीन होते हैं। ठोस इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। सेकंड हो जाएगा द्रव्य। द्रव्य द्रव्य अलग चीज़ है, द्रव अलग चीज़ है। द्रव्य यानी लिक्विड। तीसरा हो जाएगा गैस। GAS। ये तीन द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हो गई। अब अपन पर्टिकुलर तीनों अवस्थाओं का वर्गीकरण करके पढ़ेंगे, क्या इनमें डिफरेंस है क्या नहीं है, देखते हैं। ठोस, द्रव और गैस जो तीन अवस्थाएं होती हैं मैटर की, उनके बारे में अपन देखेंगे अभी क्या होता है। तो ठोस जो होते हैं उनमें कण जो होते हैं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, और गैस जो होती है, द्रव जो होते हैं उनमें ठोसों की अपेक्षा दूर होते हैं, और गैस के अंदर काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब जो गतिशीलता की बात करें तो ठोसों के अंदर गतिशीलता काफ़ी कम होती है, नगण्य होती है, बहुत कम होती है, जो अपने को दिखाई नहीं देती है।
हाँ, तो ठोसों में जो गतिशीलता होती है वो वाइब्रेशन मोशन पाया जाता है उनके कणों में। वाइब्रेशन यानी अपनी जगह भी बहुत कम मिलते हैं, जो अपन सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जो गैस होती है, गैस द्रव जो होते हैं, द्रव द्रव यानी लिक्विड के अंदर जो गतिशीलता पाई जाती है वो ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा होती है और गैसों की अपेक्षा कम होती है। गैस के अंदर गतिशीलता जो पाई जाती है वो ठोसों की अपेक्षा और द्रवों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी उसके कण आसानी से एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से गति करते हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इन तीनों विशेषताओं को, चारों विशेषताओं को अपन देखते हैं। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आते हैं आकार व आयतन को अगर देखें, तो ठोसों का आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोसों का आयतन आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव जो होता है, द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन जैसे अपन ने 1 लीटर लिया तो वो 1 लीटर रहेगा, चाहे उसको अपन किसी ग्लास में रख दें, किसी भी टब में रख दें, चाहे जग में रख दें, किसी भी चीज़ में रख दें, तो उसका आयतन जो होता है निश्चित रहता है। आयतन 1 लीटर ले लिया, उसको गिलास में रख दिया, गिलास के आकृति का हो गया। टब में रख दिया, टब के आकार का हो गया। किसी भगोने में रख दिया, भगोने के आकार का हो गया। इस प्रकार से उसका आकार तो मतलब बदलता रहता है लेकिन आयतन उसका 1 लीटर फिक्स है, तो आकार बदलेगा और आयतन निश्चित रहेगा। गैस जो होती है उसका आयतन और आकार दोनों किसके अनुसार, जिस भी अपन चीज़ में डालते हैं उसके अनुसार बदलता रहता है। जैसे अपन ने 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर गैस ली, तो उसको अपन किसी भी जैसे कमरे के अंदर छोड़ देते हैं 10 लीटर गैस को, तो वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। तो उसका आयतन कितना हो गया, पूरे कमरे के जितना ही हो गया। उसका आकार कैसा हो गया, कमरे के जैसा ही हो गया। उसको अगर यदि अपने किसी मतलब 10 लीटर की किसी चौकोर शेप वाले बंद बर्तन के अंदर अगर रखते हैं, तो उसका आयतन कितना हो गया 10 लीटर का। जैसे 50 लीटर वाले किसी चौकोर शेप या आयताकार, वर्गाकार जैसे भी बर्तन में रखा अपन ने, तो उसमें वैसा ही उसका आकार हो गया, उससे चौकोर, वर्गाकार, आयताकार उसके अनुसार। और जो नेक्स्ट मतलब उसकी विशेषता है, जैसे आयतन तो निश्चित नहीं है और आकार आकार भी उसी के अनुसार हो गया और आयतन भी उसी के अनुसार हो गया। मतलब तो गैस जो होती है उसका आयतन आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ये विशेषताएं अपन लिखते हैं। तो देखिए, ठोस यानी सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। गैस, तीनों की विशेषताएं अभी देखते हैं अपन। पहले देखते हैं ठोस। तो ठोस के कण एक दूसरे के काफी पास पास स्थित होते हैं। ठोसों में कण एक दूसरे के काफी पास पास एक दूसरे के काफी पास पास स्थित होते हैं। द्रव, द्रव के अंदर फर्स्ट द्रवों में कण पास पास, द्रवों में भी कण क्या होते हैं, पास पास। लेकिन ठोसों की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन ठोसों की अपेक्षा दूर, ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं
और वैसे क्या होते हैं, पास होते हैं। अब गैस के अंदर अपन देखें तो इनमें कण काफ़ी दूर दूर होते हैं। गैसों में कण काफ़ी दूर दूर, गैसों में कण काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं। अब इनकी गतिशीलता के बारे में अपन अगर देखें तो ठोसों में गतिशीलता, सेकंड जो विशेषता है, ठोसों में गतिशीलता काफ़ी कम या नगण्य। ठोसों में गतिशीलता, ठोसों में गतिशीलता काफ़ी कम, नगण्य जिसको बोलते हैं। नगण्य होती है, किसके रूप में, कंपन के रूप में पाई जाती है। कंपन के रूप में इसकी गतिशीलता, द्रव में गतिशीलता पाई जाती है। द्रव में गतिशीलता पाई जाती है। गैसों के कण दूर दूर स्थित होते हैं और इनमें गतिशीलता भी काफ़ी पाई जाती है। गैसों के कणों में स्वतंत्र गतिशीलता पाई जाती है, यानी स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं। गैसों के कणों में स्वतंत्र गतिशीलता पाई जाती है। हाँ, तो ठोसों में जो कण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी पास पास स्थित होते हैं। ये ठोसों में काफ़ी पास पास हो गए। इसके बाद में यदि द्रवों में देखें तो कण पास पास होते हैं लेकिन ठोसों की अपेक्षा दूर होते हैं। और गैसों में कण, जैसे किसी गुब्बारे में गैस को भर रखा है, गैसों में कण दूर दूर पाए जाते हैं। अब देखें इनके आकार और आयतन के बारे में। तो जो ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, यह अपन ने बात कर ली थी। और द्रव जो होते हैं उनका
आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, पात्र के अनुसार हो जाता है, किसी भी चीज़ में डालते हैं उसके अनुसार। गैस जो होते हैं उनका न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है, दोनों ही किसके अनुसार हो जाते हैं, पात्र के अनुसार हो जाते हैं। यह भी अपन लिख लेते हैं ठोस द्रव और गैस की विशेषताओं में। थर्ड, ठोसों का आयतन, ठोसों का आयतन व आकार, ठोसों का आयतन व आकार दोनों निश्चित होते, ठोसों का आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में द्रवों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन निश्चित, द्रवों का आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित। आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, आकार नहीं। अब जो गैस होते हैं, गैस के अंदर आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, दोनों ही किसके अनुसार हो जाते हैं, पात्र के अनुसार। गैसों का न तो आयतन, गैसों का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। गैसों का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। हाँ, तो ठोस में आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, आयतन आकार दोनों निश्चित। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैसों में न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है, दोनों ही किसके अनुसार हो जाते हैं, पात्र के अनुसार। तो द्रव में जो आकार होता है वो किसके अनुसार हो जाता है, पात्र के अनुसार। द्रवों का आकार पात्र के अनुसार, पात्र के अनुसार हो जाता है। द्रवों का आकार पात्र के अनुसार हो जाता है। और गैसों में आयतन व आकार दोनों पात्र के अनुसार हो जाते हैं। गैसों में आयतन व आकार, गैसों में आयतन व आकार दोनों पात्र के अनुसार, दोनों पात्र के अनुसार, दोनों पात्र के अनुसार हो जाते हैं, दोनों पात्र के अनुसार हो जाते हैं। तो ये हो गई ठोस, द्रव और गैस की विशेषताएं। इसके बाद में जैसे इन अवस्थाओं का आपस में रूपांतरण देखते हैं। तो ठोस को गर्म करने पर द्रव में, द्रव को गर्म करने पर गैस में, और गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में, द्रव को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में यानी ठोस में आ जाएगा। तो ताप और दाब की विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा अपन जो मैटर होता है या द्रव्य जो होता है उसका विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से उसकी अवस्थाओं का रूपांतरण कर सकते हैं।
यह भी अपन अब एक बार देख लेते हैं। ठोस, ठोस जाता है द्रव में, कैसे? गर्म करेंगे तो, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में। गैस में जाएगा गर्म करने पर। अब यदि गैस को ठंडा करते हैं तो आ जाता है द्रव में। गैस द्रव में आ जाएगी ठंडा करने पर, और द्रव को ठंडा करते हैं तो सॉलिड या ठोस में। तो एक बात अपन लिख लेते हैं कि ताप व दाब की विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा द्रव्य या मैटर जो होता है द्रव्य, उसकी विभिन्न भौतिक परिस्थिति, उसको विभिन्न भौतिक परिस्थितियों के द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ताप व दाब की विभिन्न परिस्थितियों, ताप व दाब की विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा द्रव्य मैटर की विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न अवस्थाओं यानी स्टेट्स, या फेज हो गई, सॉलिड स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई और गैस स्टेट हो गई, उनकी अवस्थाओं को ताप व दाब की विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा द्रव की विभिन्न अवस्थाओं या स्टेट्स को आपस में परिवर्तित किया, आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हो गए द्रव्य मैटर के तीन रूप, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस।